नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 21 सितंबर 2025 से 19 अक्टूबर 2025। तो इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो है। दोस्तों, बीच के कुछ वीक्स वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, लेकिन इसमें हमने इस बीच के सभी करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का पहला एनवीडिया संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र AIHPC हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हब। जो AIHPC हब है एनवीडिया किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो इसे उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में। तो सी ऑप्शन डिटेल जान लेते हैं। तो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में 17 सितंबर 2025 को उत्तराखंड का पहला एनवीडिया संचालित AIHPC हब उद्घाटित किया गया और इस उत्कृष्टता केंद्र में एनवीडिया DGX B200 सिस्टम स्थापित है, जिसमें 8 GPU और 1.74 टेराबाइट GPU मेमोरी है। लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित यह केंद्र है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरण एवं स्मार्ट शहरों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। ये सुविधा एप्पल और इन्फोसिस के सहयोग से बना हुआ है और इसमें एप्पल iOS डेवलपमेंट सेंटर को भी समाहित ये करता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस केंद्र का उद्घाटन किया था। जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय है, इसे NIRF 2025 की जो रैंकिंग है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क 2025 है, इसमें 48वां स्थान से प्राप्त हुआ और NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल द्वारा A+ ग्रेड से प्राप्त है। तो NAAC में से A+ ग्रेड प्राप्त है और NIRF की रैंकिंग में 48वां स्थान प्राप्त है ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय को। ये अमेजन वेब सर्विसेज AWS द्वारा संचालित भारत का पहला जनरेटिव AI रेडी कैंपस है। ये जो केंद्र है सरकार के डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप है, जो अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब, जो साइबर फोरेंसिक लैब है, किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? देखिए, गढ़वाल में तो पहले से है देहरादून में, और कुमाऊं क्षेत्र की जो ये पहली साइबर फोरेंसिक लैब है, इसे रुद्रपुर में, तो रुद्रपुर में इसे स्थापित किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब। तो कुमाऊं की जो पहली साइबर फोरेंसिक लैब है रुद्रपुर, जो कि उधम सिंह नगर जिले में है, स्थापित की जा रही है और ये लैब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी FSL के अंतर्गत कार्य करेगी। राज्य में इससे पहले केवल देहरादून में, गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून में साइबर फोरेंसिक लैब थी और अब ये कुमाऊं क्षेत्र में एक नई लैब है, जो कि कहाँ है? रुद्रपुर में। इस नई लैब का उद्देश्य है ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों की जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाना। यहाँ डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से साक्ष्य प्राप्ति और डिजिटल ट्रेल ट्रेसिंग जैसी तकनीकी जांच की जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार उत्तराखंड में प्रतिदिन औसतन 5 से 7 साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज होते हैं। ये जो पहल है साइबर अपराधों जैसे फिशिंग अटैक, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन स्कैम से निपटने में पुलिस की मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों की सुधार हेतु कितनी राशि के निवेश को मंजूरी दी है? तो ये दी है, सही जवाब इसका $191 मिलियन। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो $191 मिलियन लगभग 1695 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता यूरोपीय निवेश बैंक EIB ग्लोबल द्वारा प्रदान की गई है।
इस परियोजना का उद्देश्य है उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ करना। परियोजना से लगभग 9 लाख नागरिकों, विशेषकर वंचित समुदायों को स्वच्छ जल, बेहतर स्वच्छता और विश्वसनीय जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया है, उनमें से कौन सी एक नई किस्म नहीं थी? तो यहाँ पर कुछ फसलों का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, तो इनमें से वो कौन सी नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी पूछा है। तो देखिए, पंत उड़द 13 इसका शुभारंभ किया गया, पंत उड़द 14, पंत मटर 554, लेकिन पंत धान 1023 इसका शुभारंभ नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया। और जो शुभारंभ की गई जो नई किस्में हैं वो कौन कौन सी है? तो पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554 और पंत जौ 1106। तो ये कुछ नई फसलों का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और यह अवसर किस अवसर पर किया गया? 118वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी, जिसमें 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक पंतनगर प्रवाह का विमोचन भी किया। तो विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक थी पंतनगर प्रवाह, तो इसका विमोचन किया गया। और किसान मेले का उद्देश्य था वैज्ञानिक तकनीकें, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों को किसानों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसके तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले एएडी एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है? तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, तो इसके अंतर्गत किन 2 जिलों को एएडी के अनुरूप चुना गया है? तो सही जवाब है चमोली और अल्मोड़ा को। तो सी ऑप्शन, चमोली और अल्मोड़ा को, ये 2 जिले जिन्हें आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश भर के 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले घोषित किया है, और जिसमें उत्तराखंड के 2 जिले शामिल है, चमोली और अल्मोड़ा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम क्रय शक्ति और पलायन जैसे चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना। इन जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण सहित 11 विभागों की योजनाओं का सघनता से संचालन किया जाएगा। इस योजना की निगरानी नीति आयोग द्वारा इस योजना की निगरानी की जाएगी, और इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। अल्मोड़ा के लिए नोडल अधिकारी राधिका झा, जो संयुक्त सचिव है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, और चमोली के लिए जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं आशीष जोशी, जो संयुक्त सचिव है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। तो इन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। योजना के क्रियान्वयन से पहले जिलों में गहन सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें उत्पादन, सिंचाई, विपणन और मृदा स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं का आकलन किया जाएगा। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है ना, ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाते हैं हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जड़धारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, जिसमें जड़धारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपके डेली करंट अफेयर हो गए, चाहे वीकली करंट अफेयर, तो वहां से आप इनका रिविजन कर सकते हैं, और वहां से आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आपने वीडियो तो देख ली है, नोट्स बना लिए हैं, लेकिन रिवाइज आप वहां पर कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको जड़धारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और यहाँ से आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां से जड़धारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, उत्तराखंड की जो पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना है, तो इसके तहत किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना है, ताकि कोसी नदी के जल संकट को दूर किया जा सके? तो कौन सी 2 नदियों को जोड़ने की यहाँ पर परियोजना है?
तो दो नदियां कौन कौन सी है? एक है पिंडर और दूसरी है कोसी। तो पिंडर और कोसी नदी को जोड़ने की ये परियोजना है, तो ये ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ो परियोजना में पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने का प्रस्ताव है, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वर्षा आधारित कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी एक वर्षा आधारित नदी है, इसमें घटते जलस्तर की समस्या का समाधान करना। क्योंकि जो पिंडर नदी है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, एक ग्लेशियर आधारित नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि इसमें तो सूखापन नहीं है। तो इस योजना के तहत पिंडर नदी के जल को टनल के माध्यम से कोसी नदी में मोड़ा जाएगा, और कोसी नदी कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक जीवन दायिनी है, जो अल्मोड़ा, नैनीताल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगभग 15 से 20 लाख लोगों के लिए पेयजल और सिंचाई का स्रोत है। तो इसलिए इन दो नदियों को जोड़ने का ये एक प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना, जो कि 2021 से 25 के बीच हुई है, तो इसके अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो यह पहली जनगणना है हाथियों की जो डीएनए आधारित है, तो वैज्ञानिक तरीके से की गई है, जिसमें उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो सही जवाब है उत्तराखंड के लिए ऑप्शन नंबर बी, 1792। तो 1792 हाथियों की संख्या दर्ज की गई है उत्तराखंड में। डिटेल जान लेते हैं। तो ये भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की जो डीएनए आधारित हाथी गणना है, नेशनल लेवल डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस, जिसका शीर्षक है स्टेट ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया डीएनए बेस्ड सिंक्रोनाउस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट SAIEE 2021-25। शीर्षक क्या है इसका? स्टेट ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या है 22,446, जो कि 2017 की गणना में 29,964। तो इसकी तुलना में देखो, 2017 में थी 29,964, उस टाइम में डीएनए बेस्ड नहीं था, तो इसकी तुलना में लगभग 25% की कमी दर्शाती है। तो 25% की कमी दर्शाता है इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई। इसमें पारंपरिक दृश्य गणना के स्थान पर हाथियों के गोबर जो लीद होता है, इससे डीएनए मार्क्स रिकैप्चर तकनीक का उपयोग किया गया है, जो अधिक वैज्ञानिक और सटीक है। सर्वाधिक हाथियों वाला जो राज्य है कर्नाटक है, 6,013 हाथियां हैं वहां पर। उसके बाद असम 4,159 और फिर तमिलनाडु 3,136। उत्तराखंड में 1,792 हाथी दर्ज किए गए हैं और उत्तराखंड का स्थान है 5वां, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक है। हालांकि 2017 में 2,026 थे, जिसकी तुलना में ये संख्या कम है। उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले की निवासी प्रीतिका रावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना, जो मेरा भारत जो एनएसएस पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया है। वह किस विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई से जुड़ी हुई है? तो ये कहां से जुड़ी हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, NSUT। उत्तराखंड के चमोली जिले की मूल निवासी प्रीतिका रावत को मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार स्वयं सेवक श्रेणी से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। प्रीतिका रावत नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT नई दिल्ली की एनएसएस इकाई की स्वयं सेवक है, और उन्हें सम्मान महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, बाल शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू, ये इसका आदर्श वाक्य है एनएसएस का। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में
टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है। तो किस सीमांत गांव में ये जो टेंट आधारित होम स्टे परियोजना है, तो ये कहाँ शुरू की गई है? गरब्यांग गांव में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, गरब्यांग। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ जिले के गरब्यांग गांव, तो गरब्यांग गांव का है, पिथौरागढ़ जिले में है, टेंट आधारित होम स्टे परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में पहले से ही होम स्टे परियोजना शुरू की गई है और इसी के तहत टेंट आधारित होम स्टे परियोजना का शुभारंभ किया है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत। कौन सा गांव से? गरब्यांग गांव में। इस पहल का उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना। ये परियोजना केंद्र सरकार के वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है। गरब्यांग गांव आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर स्थित है और इसे शिवनगरी गुंजी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। शिवनगरी गुंजी का प्रवेश द्वार भी गरब्यांग गांव को कहा जाता है। इस होम स्टे जो योजना है, इसका उद्घाटन उत्तर भारत क्षेत्र के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्रीय सतत विकास नीति की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है राज्य में अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी के बीच संतुलन बनाना। यह घोषणा दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन IASSI के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना। ये नवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, सतत कृषि और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट जो 2025 है, आने वाले जो प्रमुख शिखर सम्मेलन है, इसके लिए आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। तो कौन सा है जो आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन होने वाला है? तो सही जवाब है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में जो होगा, इसके लिए उत्तराखंड में एक AI इम्पैक्ट समिट 2025 एक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। तो ये ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट का जो आयोजन है 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में किया गया और जिसकी थीम क्या थी? हिल्स टू हाईटेक। तो हिल्स टू हाईटेक इसकी थीम थी। उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन उत्तराखंड सरकार के IT विभाग और भारत AI मिशन MEITY द्वारा संयुक्त रूप से देहरादून में की गई है। MITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से देहरादून में किया गया था। ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम था जो 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। तो 2026 में कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसका जो प्री समिट हुआ जिसकी थीम थी हिल्स टू हाईटेक, ये कहाँ आयोजित किया गया? 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र DDRC किस स्थान पर शुरू किया गया? तो उत्तराखंड का जो पहला आधुनिक DDRC, इसे किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो सही जवाब इसका देहरादून में। तो देहरादून में शुरू किया गया है DDRC।
तो उत्तराखंड का पहला आधुनिक डीडीआरसी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएं प्रदान करना। ये केंद्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फिजियोथेरेपी, परामर्श, सहायक उपकरण और सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंच जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। ये केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की निगरानी में एक नोडल एजेंसी के अधीन कार्य करता है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016, इसके तहत भारत में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। तो भारत में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है? किसके लिए प्रदान किया गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो प्रसिद्ध पर्वतारोही और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, और इन्हें वर्ष 2025 का जो केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार है, तो ये प्रदान किया गया। उन्हें जो ये पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में जो भोजवन, जो भोजपत्र है, इन्हें बचाने में उनकी अभूतपूर्व भूमिका के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष चिपको आंदोलन के नायक रहे स्वर्गीय केदार सिंह रावत की स्मृति में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार समारोह गोपेश्वर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 2025-26 के लिए घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक शामिल नहीं है? तो इनमें कौन सा ट्रैक शामिल नहीं है? देखिए, उत्तराखंड जो पर्यटन विभाग है, इसके द्वारा 2025-26 के लिए जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं, तो तीन स्थान घोषित किए गए हैं ट्रैक ऑफ द ईयर। कौन सा ट्रैक इसमें शामिल नहीं है? तो 3 ट्रैक घोषित किए गए हैं ट्रैक ऑफ द ईयर। कौन कौन से घोषित किए गए हैं? बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़ में ये घोषित किया गया है, चेनाब वैली चमोली में, और गुलाबी कांठा उत्तरकाशी में। तो ये 3 ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसमें फूलों की घाटी ये शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ट्रैक शामिल नहीं है, तो फूलों की घाटी शामिल नहीं है। तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने 2025-26 के लिए 3 प्रमुख ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। चयनित जो 3 ट्रैक कौन कौन से है? तो बनकटिया ग्लेशियर है, ये पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई है 11,811 फीट। चेनाब वैली चमोली में ऊंचाई है 12,998 फीट। गुलाबी कांठा ये उत्तरकाशी में है और इसकी ऊंचाई है 12,431 फीट। इन ट्रैक पर सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक ट्रैकिंग अभियान चलाया जाएगा, और पर्यटन विभाग के द्वारा जो पंजीकृत टूर ऑपरेटर हैं, इन्हें इन ट्रैक्स पर ट्रैकर्स ले जाने के लिए प्रति ट्रैकर 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा पर्यटन विभाग द्वारा। तो इसके द्वारा ये योजना भी निकाल रखी है, 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी प्रति ट्रैकर को ले जाने के लिए। तो पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कनकचोरी चमोली से कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग तक के पैदल ट्रैक मार्ग का नामकरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पर किया गया है? तो जो कनकचोरी से कार्तिक स्वामी मंदिर तक का जो पैदल ट्रैक मार्ग है, लगभग 2.5 किलोमीटर का, ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर का ये मार्ग है, और इस पैदल ट्रैक मार्ग का जो नामकरण है ये रखा गया है
स्वर्गीय डॉक्टर योगंबर सिंह बरतवाल तुंगनाथी के नाम पर। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो कनकचोरी जो कि चमोली में है, तो यहाँ से कार्तिक स्वामी मंदिर जो कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, तक का ये 2.5 किलोमीटर लंबे पैदल ट्रैक का जो नामकरण है स्वर्गीय डॉक्टर योगंबर सिंह बरतवाल तुंगनाथी के नाम पर किया जाएगा। डॉक्टर योगंबर सिंह बरतवाल को यह सम्मान हिमवंत कविचंद्र कुंवर बरतवाल शोध संस्थान सोसाइटी की स्थापना और कविचंद्र कुंवर बरतवाल के साहित्य को संरक्षित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त विकास खंड पोखरी जो कि चमोली में आता है, तो यहाँ पर स्थित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर का नाम भी डॉक्टर बरतवाल के नाम पर रखा जाएगा। जो विकास खंड पोखरी है ये कहाँ पड़ता है, ये भी चमोली में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, देहरादून साहित्य महोत्सव DDLF देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के 7वें संस्करण का विषय थीम क्या रखी गई थी? तो क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 का जो 7वां संस्करण है इसका विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। और ये जो महोत्सव है ये 14 से 16 नवंबर 2025 तक दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो अगले महीने ये आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव का उद्देश्य है संवाद, साहित्य, कला और सांस्कृतिक जुड़ाव का उत्सव मनाना। DDLF भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाते हुए साहित्य, कला, संस्कृति, सिनेमा, संगीत और लोक परंपराओं का एक वार्षिक उत्सव है। जो DDLF है, देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में आयोजित 6ठे संस्करण का जो विषय था साहित्य, सिनेमा, समाज। और इस बार का विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। तो दोस्तों ये हो गए 21 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच के उत्तराखंड के पूरे करंट अफेयर। और ये जो सभी नोट्स है ये आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, जहां से आप जरधारी क्लासेस के इस सभी जो नोट्स है इनको आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक चाहिए तो उसके लिए आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ये आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी प्रकार की ई बुक नोट्स दी गई हैं। चाहे आपका उत्तराखंड के जो जीके के नोट्स हो, चाहे उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जियोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, ये सभी नोट्स या करंट अफेयर, ये सभी नोट्स आपको हमारी जरधारी क्लासेस की जो वेबसाइट है jardhariclasses.in में मिल जाएगी। तो वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।